हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस एसआई के इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ncertjunction.com को। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर आप हमें ज्वाइन करने के लिए वहां सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी जंक्शन को और वहां पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल इस एसआई के एग्जाम के लिए टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुरानी क्लास के बारे में थोड़ी सी शॉर्टकट में रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, सेकंड लास्ट क्लास में हमने जो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बारे में, इसमें समानता की बात की गई थी। और पिछली क्लास में हमने सेकंड मौलिक अधिकार के बारे में बात की थी, जिसमें हमने स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बारे में बात करी थी। इसमें भी 5 मौलिक अधिकार, 5 अनुच्छेद हैं, जो कि 19, 20, 21, 21A और 22 के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार की। जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो कहता है राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस मौलिक अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, जो कि 23 और 24 हैं। इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं विस्तार से। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन। मतलब मानव का जो दुर्व्यापार होता है उसके बारे में मनाही की गई है, बेगार के बारे में मनाही की गई है और फोर्स्ड लेबर के बारे में मना किया गया है। इन तीनों टर्म्स को अभी समझेंगे। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन का मतलब होता है कि गलत उद्देश्य से मानव का जो व्यापार किया जाता है, जैसे वेश्यावृत्ति या दास प्रथा के उद्देश्य से यदि मानव का व्यापार किया जाता है तो उस पर मनाही की गई है आर्टिकल 23 के तहत। दूसरा है बेगार। मतलब किसी व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक दिए बिना उससे काम कराना बेगार कहा जाता है। या तो उसे बिल्कुल वेतन नहीं देना या उसका जो मेहनत का पैसा है उसको पूरा नहीं देना, ये बेगार कहलाता है। इस पर भी मना किया गया है। इसके अलावा फोर्स्ड लेबर मतलब किसी से जबरदस्ती काम कराना, इस पर भी मनाही है आर्टिकल 23 के तहत। ये 3 बातें आर्टिकल 23 में मना की गई हैं। लेकिन इसमें भी एक बात समझने की है कि स्टेट की डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी कि स्टेट या राज्य क्या होता है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल 23 में कहा गया है कि जो स्टेट है, स्टेट कैन फोर्स द बेगार। मतलब जो राज्य है वो बेगार और फोर्स लेबर को करा सकता है। किस पर्पज से करा सकता है? जब भी राज्य को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये कराना आवश्यक है। लेकिन जब राज्य ऐसा काम कराएगा, मतलब बेगार और फोर्स लेबर को अगर राज्य कराता है, तो उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना होगा। मतलब कि जाति, धर्म और इत्यादि के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये 2 चीजें राज्य करा सकता है, बट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन तो किसी भी कंडीशन में राज्य नहीं करा सकता। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। मतलब 14 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनको किसी भी हैजार्ड्स कंडीशंस में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। हैजार्ड्स कंडीशंस का मतलब ये है जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर रिस्की काम होता है, ऐसी इंडस्ट्रियल कामों में जो वर्कर्स के तौर पर बच्चों को, 14 साल से कम के बच्चों को नहीं रखा जाएगा। तो देखिए 2006 में इसी आर्टिकल को लेकर बाल संरक्षण आयोग भी बना था, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स दिए गए हैं बच्चों के लिए। तो ये हमारे आर्टिकल 23 और 24 थे, जो कि एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये तीसरा मौलिक अधिकार था। तो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं अपने 4th मौलिक अधिकार की तरफ, जो कि आर्टिकल 25 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 28 के बीच में बात करते हैं। ये है हमारा 4था मौलिक अधिकार, और वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25, 26, 27 और 28 में परिभाषित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 25 को समझते हैं। 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब
जो धर्म है उसको अपने अंदर समाहित करना, कॉन्साइंस उसको इंप्लीमेंट करना अपने ऊपर, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को के अंतःकरण, मतलब उसे अपने अंदर बसाने की, अंतःकरण किसी भी धर्म के अंतःकरण के अलावा किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रसार करने, प्रोपोगेशन प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति खुद से किसी भी धर्म को मानता है या किसी भी धर्म को परिवर्तित भी कर लेता है तो उसकी ये स्वतंत्रता है, लेकिन इस 25 के तहत ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे धर्म के अनुयायी को फोर्सफुली उसका धर्म परिवर्तित करने के लिए उस पर दबाव बनाएं। तो इसी मामले को देखते हुए 1977 में एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें एक पर्सन थे जो ईसाई मिशनरी के पर्सन थे, फादर स्टैनिस्लॉस। ये जो पर्सन थे, इनके द्वारा मध्य प्रदेश में कुछ लोगों को जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनको लालच के थ्रू या किसी भी प्रकार के फ्रॉड के थ्रू धर्म परिवर्तित करने के लिए मनाया जा रहा था, जिसको लेकर, इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 77 में कि देयर इज नो राइट टू कन्वर्ट द रिलीजन बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड, बट चेंजिंग द रिलीजन ऑन सेल्फ इज फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराना फंडामेंटल राइट नहीं है, जब बल्कि खुद से अगर कोई धर्म परिवर्तित करता है तो उसका ये मौलिक अधिकार है। तो अब अगली बात करते हैं इसी आर्टिकल के तहत। इस अनुच्छेद में एक काम की बात यह है कि इसमें हिंदू जो धार्मिक अनुष्ठान है या धार्मिक संस्थान है, जैसे मंदिर वगैरह, उसके लिए कहा गया है कि बौद्ध, जैन और सिख के अलावा हिंदू तो है ही, इन चार कम्युनिटी के लिए धार्मिक जो संस्थान है उनको खोला जाएगा, ऐसा कहा गया है। मतलब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदू के साथ साथ दूसरी कम्युनिटी बौद्ध, सिख, जैन को भी समाहित किया गया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस इस आर्टिकल से बनते हैं। तो याद रखना कि हिंदू के साथ साथ ये बौद्ध, जैन, सिख कम्युनिटी के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको भी हिंदू धार्मिक संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति इस आर्टिकल में दी गई है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की बात इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 में ऐसा कहा गया है, जो सिख फेथ के पर्सन्स हैं, मतलब सिख धर्म के अनुयायी हैं, हमारे सिख कम्युनिटी के भाई, उनको कृपाण रखने की आज़ादी या स्वतंत्रता इसी आर्टिकल के तहत दी गई है। तो जैसा कि हमें पता है, जो सिख कम्युनिटी के फॉलोअर्स हैं, उनके धार्मिक अनुष्ठान में उपासना पद्धति होती है, जिसके तहत पंच कक्के रखने की परंपरा होती है, जिसमें एक कृपाण रखना भी होता है। तो इसी अनुच्छेद के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। तो लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझने की बात है कि जो कृपाण रखने का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत, इस पर रोक भी लगाई जा सकती है। वो है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए या किसी सदाचार को ध्यान में रखते हुए भी रोक लगाई जा सकती है। तो ये इस अनुच्छेद के तहत बातें थीं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है अनुच्छेद 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। मतलब धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे मंदिर में पूजा करते हैं पुजारी लोग, तो उनको स्वतंत्रता है इस चीज की। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपने धार्मिक अनुष्ठान में मैनेजमेंट करने की, प्रबंधन करने की आजादी अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है आर्टिकल 7। भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसमें राज्य या सरकार के थ्रू किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी काम नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार के सामने सभी धर्म बराबर होते हैं। तो अनुच्छेद 27 में ऐसा लिखा गया है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट, मतलब कि सरकार कोई भी ऐसा टैक्स या कर नहीं लगाएगी जिसकी मदद से किसी भी धर्म को बढ़ावा दिया जा सके।
और अगर कोई भी ऐसा टैक्स मान लीजिए सरकार के द्वारा लगाया भी जाता है तो सरकार उसको फोर्स नहीं कर सकती, किसी कम्युनिटी के लोग को दबाव नहीं बना सकती कि आप सब देंगे इसको। तो ये अनुच्छेद 27 के तहत कहा गया है, मतलब धार्मिक अनुष्ठान के लिए कोई कर नहीं देना, कर नहीं लगाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की 28। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस एजुकेशन और वर्शिप इज प्रोहिबिटेड इन स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर किसी भी राज्य का मतलब यहाँ आर्टिकल 12 के अनुसार ही है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक वर्शिप कर्मकांड या पूजा जैसी वर्शिप पूजा अनुष्ठान जैसी चीजें नहीं कराई जा सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो देखिए इसमें समझते हैं ये 4 बातें। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फुली स्टेट फंडेड है, मतलब सरकारी इंस्टीट्यूशन है जिसमें सरकार पूरी तरह फंड देती है, तो ऐसे अनुष्ठान में, ऐसी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा कभी नहीं दी जा सकती इस आर्टिकल 28 के तहत। दूसरी बात है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट फंडेड है, मतलब स्टेट उसमें 100% फंड तो नहीं देता है लेकिन 10%, 50%, 70% देता है, मतलब 100 से कम देता है, तो ऐसे अनुष्ठान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी कम्युनिटी के इंसान को वहां पर फोर्स नहीं किया जा सकता। उसकी इच्छा है कि वो उस रिलीजियस एजुकेशन में या उस अनुष्ठान जो भी धार्मिक शिक्षा है उसमें पार्टिसिपेट करे या ना करे। तीसरे प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन होता है हमारे देश में वो होता है स्टेट एफिलिएटेड, मतलब कि सरकार वहां पर फंड तो नहीं देती लेकिन डिग्री सरकार के तहत मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे अनुष्ठान या इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस जो एजुकेशन है वो दी जा सकती है, लेकिन वहां पर फोर्स नहीं किया जा सकता। मतलब ये दोनों एक ही जैसी बातें हैं। स्टेट फंडेड में और स्टेट एफिलिएटेड में दोनों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। लास्ट टाइप का जो इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें मतलब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसमें ना तो स्टेट के द्वारा फंडिंग की जाती है और ना ही यहाँ पर कोई भी डिग्री सरकार के थ्रू दी जाती है। मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो आश्रम में लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और पर्सन्स को फोर्स भी किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 28 के तहत ऐसा लिखा गया है। तो हमारा ये मौलिक अधिकार भी समाप्त हुआ। इस मौलिक अधिकार में हमने आर्टिकल 24, 25, 26 और 27 एवं 28 के बारे में बात करी। 24 नहीं था, 24 हमारा तीसरे मौलिक अधिकार में था, 23 और 24। तो 25 से लेकर 28 के बारे में हमने चौथे मौलिक अधिकार में बात की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25, 26, 27 और 28। तो दोस्तों ये हमारे 4 मौलिक अधिकार हो गए। अब हम 5वां मौलिक अधिकार और 6ठा मौलिक अधिकार अपनी नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है आप पीडीएफ की फॉर्म में हमारी वेबसाइट ncerdjunction.com से डाउनलोड कर सकते हैं और इन वीडियोस को अपडेटेड फॉर्म में डे टू डे आप प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर हमारे NCERT जंक्शन के चैनल से। थैंक यू वेरी मच।